बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में हम आज बात करने लगे हैं जी द डोनरो डॉक्ट्राइन एंड एनालिसिस ऑफ न्यू एग्रेसिव यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो आपने देखा जिस तरह से लास्ट वीक में जो है वो सदर ट्रंप साहब ने वेनेजुएला के सदर को उनके महल से उठा लिया, ठीक है। और उसके बाद से ये डिस्कस किया जा रहा है कि भाई अमेरिका जो है उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो 2026 के लिए वाजे कर दी है कि वो दुनिया को अब जो है वो क्या देने जा रहा है या उसके साथ क्या करने जा रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसको काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भाई अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जाहिर बात है वो पूरी दुनिया पे ही असरअंदाज होती है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, चाहे वो खुद कर रहे हैं या चाहे जो है वो उनसे ये करवाया जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट वो क्या है। और इसको हम देखेंगे कि जो उनके 5 नए टारगेट्स हैं ट्रंप साहब के, जो उन्होंने जो है आपने देखा 2-3 दिन पहले जो है वाजे किए कि भाई इन इन ममालिक को जो है अब नेक्स्ट जो है मुझसे खतरा है या मैं यहाँ पे भी इंटरवेंशन कर सकता हूँ। तो उन्होंने जो सिग्नल दिए हैं, ठीक है, तो एक अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो नॉन इंटरवेंशन से इंटरवेंशन की फॉरेन पॉलिसी की तरफ दोबारा से वापस जा रहे हैं। तो इसको डोनरो डॉक्ट्राइन, जो एक 1823 की एक डॉक्ट्राइन थी, ठीक है जी, मनरो डॉक्ट्राइन जो थी कि भाई हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, ठीक है, यूरोप को और अमेरिका को अलग करना है। अगर आप जो है वो यूरोपियन कॉलोनीज यहाँ नहीं बनाएंगे तो जाहिर बात है हम भी आपको नहीं छेड़ेंगे। तो ये उसके अगेंस्ट पे हमें एक चीज जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके ऊपर आपने देखा कि जैसे जब उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की तो इसके ऊपर पूरा यूरोप जो है वो इकट्ठा हुआ और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई हमें ये लगता है कि शायद फ्यूचर में जो है वो यूरोप को अमेरिका से वॉर लड़नी पड़े, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए। तो जो नेटो के हेड थे, पहले जो फॉर्मर हेड थे, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो इससे आइडिया हो रहा है कि भाई अब वेस्ट जो है वो शायद आपस में भी लड़े और उनके बीच में एक तकसीम, एक दरार पैदा हो रही है, क्योंकि अमेरिका जो है या ट्रंप साहब जो हैं वो यही चाहते हैं कि भाई हम जो है वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर फोकस करें, बाकी दुनिया हमारा कंसर्न नहीं है और दुनिया को जो है वो डरा के रखा जाए। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने 2026 का जो आगाज है वो कैसे किया। उन्होंने जो चाल चली, गेम बेट यानी कि शतरंज की जो उन्होंने चाल चली, वो क्या थी, एक सरप्राइज अटैक किया कैराकास के ऊपर, जो कैपिटल है वेनेजुएला का, वहां पे आपने देखा उन्होंने अटैक किया। और अचानक से ही, पहले उन्होंने सारी तैयारी की भी थी लेकिन इस तरह से कोई भी जो है वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि यार ट्रंप जो है वो इस हद तक पागल हो जाएगा कि इस तरह से किसी की सोवरेनिटी को, किसी मुल्क की पामाल करके उसके सदर और उसकी जो है वो वाइफ को वहां से उठा के ले जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह देखने में मिला और उसको जो है वो काफी ज्यादा तनकीद भी की। लेकिन जाहिर बात है अब हर एक के अपने मामलात हैं, हर मुल्क के, तो उस तरह बहुत ज्यादा इसे कंडेम नहीं किया गया सिवाय इसके कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ। तो 2026 का उन्होंने आगाज ही जो है वो ऐसा किया और एक सिग्नल भेजा पूरी दुनिया को कि देखें भाई इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी पावर दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं कर सकता हूं। तो वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने टारगेट किया और जहां पे तकरीबन 303 मिलियन बैरल डॉल जो है वो उनके पास ऑयल है, जो सबसे ज्यादा जो है ऑयल के रिसोर्सेज पूरी दुनिया में अगर कहीं पे हैं तो वेनेजुएला के पास है पहले नंबर पे, उसके बाद सऊदी अरेबिया के पास है, ठीक है। तो ये जो है उनको टारगेट बनाया गया वेनेजुएला को कि, और कहा क्या गया कि भाई यहाँ से ड्रग्स जो हैं वो अमेरिका आती हैं, इसलिए जो है ये मुल्क ठीक नहीं है। तो मैंने बार बार कह चुका हूं कि ड्रग्स को रोका जाए, रोका जाए। लेकिन असल में प्रॉब्लम यही है कि अभी जो नए टारगेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे तो वो ये कहते हैं भाई कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके अंदर ये कंट्रीज फिट नहीं बैठते, क्योंकि ये अमेरिका की मोनोपोली को तस्लीम नहीं करते, ठीक है। और इनका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक है। इस वजह से जो है वो उनको यहां से प्रॉब्लम है और कुछ ना कुछ मिल रहा है। और दूसरा, हमने जो लास्ट मैंने बात की थी कि अब जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उससे तो ये अंदाजा हो गया कि ट्रंप साहब ने अगली बार वापस नहीं आना एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें या तो यही है कि जैसे मैंने आपसे कहा था, तवज्जो हटाने की सारी कोशिश है कि भाई वो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो होता रहा, जो करते रहे, तो उसके बाद तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ट्रंप को अगली बार वोट मिले और वापस आ जाए। तो जो हो सकता है तवज्जो हटाओ और इस तरह से जो भी करना है आपने करो। तो उन्होंने सोवरेनिटी को जो है वो बेसिकली क्या किया जी, पामाल किया और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है मदुरो साहब को उठा के ले गए, ठीक है। और आपने देखा उसके बाद जो वीडियोस आई, जो पिक्चर्स आई, तो किस तरह से एक मुल्क के सदस्य के साथ ट्रीट किया जा रहा है। वो एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी। तो 2026 का इन्हीं आगाज जो है वो उन्होंने बता दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिका की क्या होने जा रही है। अ डॉक्ट्राइन इज डिक्लेयर्ड, कि उन्होंने डॉक्ट्राइन डिक्लेयर कर दी, फ्रॉम मनरो टू डॉनरो,
ठीक है। अब ये जो मनरो डॉक्ट्राइन है, बेसिकली जो मनरो डॉक्ट्राइन है ये 1823 के अंदर जो है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनकी एक डॉक्ट्राइन थी, ठीक है। तो उनकी डॉक्ट्राइन क्या थी, बेसिकली नॉन इंटरवेंशन की। अब देखिए 1823 के अंदर ये वो टाइम था जब अमेरिका जो है वो नया नया उस टाइम पे आजाद हुआ, तो 30-40 साल उसको गुजरे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 13 कॉलोनीज थी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी थी, तो उस टाइम पे अमेरिका को इस्तेहकाम चाहिए था। और ये जो यूरोपियन पावर्स थी, आपको पता है ये यूरोपियन पावर्स जो स्पेन हो गई, जो यूके हो गया, नेदरलैंड हो गई, फ्रांस हो गया, इन सब ने वहां पे कॉलोनीज बनाई हुई थी अमेरिका के अंदर, जिन कॉलोनीज को बाद में अमेरिका बनाया गया। तो मनरो साहब ने ये कहा कि भाई अब आप अगर जो है वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, यानी यूरोपियन पावर्स अगर अमेरिका नहीं आएंगी, कॉलोनाइज करने की कोशिश नहीं करेंगी, तो हम भी आपकी तरफ नहीं आएंगे, हम भी आपको नहीं छेड़ेंगे। तो ये नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी थी कि जिसमें हम आपसे दूर रहे, यानी कि आप हमें ना छेड़े, हम आपको ना छेड़ेंगे। तो एक सिंपल फिलॉसफी है, समझ रहे हैं ना, कि भाई ना छेड़ो और ना जो है वो छेड़ने दो। तो अब यहाँ पे उसके अगेंस्ट में ये जो डॉनरो डॉक्ट्राइन है वो सामने आ रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर ये जो है वो डॉक्ट्राइन है, डॉनरो, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, ये इंटरवेंशन की पॉलिसी, ये उसके अपोजिट काम कर रही है कि भाई उसने कहा हम मुदाखलत नहीं करेंगे, इसने कहा नहीं भाई हम तो घुसेंगे, हम तो जहां पे मामलात हमें नजर आएंगे, जहां दिल करेगा मुंह उठा के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारा जो है वो पावर है, समझ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। अब जो नए ये जो टारगेट्स रखे गए हैं इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली, ये जो डॉक्ट्राइन है यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो डॉक्ट्राइन है, ठीक है, वो पागल एक, आपको पता है कि एक एक्स की तरह का एक मीडिया भी अपना रखा हुआ है, बिजनेसमैन बंदा है, तो जो दिल करता है सोए हुए वहां पे ट्वीट कर देता है, भाई अगला मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है। तो ये इस तरह से जो है मामला चलते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ताकत हो तो फिर ताकत जो है वो दिखाई जाती है कि भाई कैसे है। आपको पाकिस्तान में उसकी एग्जाम्पल नजर आती है, सॉरी मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स दे देता हूँ तो एग्जाम्पल्स फिट बैठती हैं, असल में प्रॉब्लम ये है। तो देखिए जो नए टारगेट है उसमें ग्रीनलैंड जो है वो एक टारगेट, उसके हवाले से कहा कि भाई ग्रीनलैंड मेरा टारगेट है, क्यूबा टारगेट है, मेक्सिको टारगेट है, कोलंबिया टारगेट है, और ईरान को खास करके थ्रेट किया जा रहा है। तो सबसे जो स्फीयर थ्रेट है इस टाइम पे वो किसको है जी, वो स्फीयर थ्रेट ईरान को है। और ईरान को क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ईरान के साथ इजराइल है, तो इजराइल को थ्रेट है, क्योंकि पहले आपने देखा 2025 के अंदर इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से रिजीम चेंज किया जाए, और इनके जो है वो सुप्रीम लीडर को जो है उनको भी साथ में टारगेट करने की कोशिश की गई कि उनको भी किसी तरह से मारा जाए, ठीक है, लेकिन उन्हें अल्लाह ने बचाया, तो वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो है वो नेक्स्ट जो टारगेट है इन तमाम कंट्रीज को उलझा के, लेकिन ये टारगेट जो है वो ईरान हो सकता है, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट भी है, तो रिजीम चेंज वहां पे करनी है, ठीक है। यानी रिजीम चेंज देखिए अमेरिका या सीआईए ये क्यों करता है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो कि अमेरिका को सूट नहीं करती, कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई डिक्टेटरशिप, जो वो डिक्टेटरशिप जो उनको फेवर करे, जैसे पाकिस्तान में भी शायद के डिक्टेटरशिप हो, लेकिन वो उनको सूट कर रही है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। हमारी जो मिलिट्री इससे पहले गुजरी है, अभी की अब बात चले नहीं करते, तो माजी में जो गुजरी, लेट सपोज मुशर्रफ साहब की बात करते हैं, ठीक है, या ज़िया-उल-हक की बात करते हैं, तो अगर हम ज़िया-उल-हक की बात करें, मुशर्रफ साहब की बात करें, तो ये भी तो डिक्टेटर थे, लेकिन इनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। उसका रीजन ये है कि ये अमेरिका के लिए अगर काम करते रहे, और करते रहे, हकीकत यही है, ठीक है। 9/11 के बाद आपने देखा मुशर्रफ साहब ने किस तरह से हामी भरी कि हाँ भाई हम आपकी सपोर्ट में हैं। इसी तरह से ज़िया-उल-हक साहब की बात करें तो उन्होंने जो है वो किस तरह से अफगानिस्तान जिहाद को उभारा और सब कुछ ही बदल दिया। तो मैंने पाकिस्तान के सिलेबस को प्राइमरी के लेवल से सब कुछ चेंज कर दिया कि भाई अब इनको जिहादी बनाना है हमने। सो बेसिकली ये उनके लिए काम करते रहे, तो ये डिक्टेटरशिप उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी अमेरिका के लिए या उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन जो उनके लिए काम नहीं करेगा वो एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए प्रॉब्लम होगी, या वो डिक्टेटरशिप उनके लिए होगी, जैसे कि आपने देख लिया कि भाई इन्होंने जो है वेनेजुएला के अंदर क्या किया। क्यों? क्योंकि ये उनकी सपोर्ट में नहीं थे। अदरवाइज तो अमेरिका को डिक्टेटरशिप ज्यादा वन मैन रूल सूट करता है कि भाई एक बंदे को ऑर्डर दो, दैट्स इट, जी हुजूर, हो गया, समझ रहे हैं ना। तो एक बंदे को ऑर्डर देके काम करवाना आसान है बनिस्बत इसकी कि आप जो है पार्लियामेंट में लेके जाएं भाई अब ट्रीटीज, क्योंकि ये राइट टू पार्लियामेंट क्या कि ट्रीटीज वो जो है रेक्टिफाई करती है, तो ना कोई रेक्टिफाई करने की जरूरत, ना डिबेट की जरूरत कि भाई फिर उसके अंदर की चीजें खुलेंगी। तो बेहतर है कि एक बंदे ने ऑर्डर दे दिया, भाई ऑर्डर आ गया, काम करो, दैट्स इट, करो, समझ रहे हैं ना। तो उन्हें सूट करती है, लेकिन जो उनको फेवर करे। तो ये अब टारगेट कहे जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम टारगेट 1 की बात करते हैं, ठीक है जी, टारगेट 1 क्या है जी, कोलंबिया को उन्होंने नाम लिया ट्रंप ने कि कोलंबिया जो है वो मेरा टारगेट हो सकता है, क्योंकि कोलंबिया में भी वेनेजुएला टाइप की ही गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। यूनिटरी एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जो फेडरेशन से डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके अपोजिट होता है। फेडरेशन में पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होती है, पावर यानी कि नीचे तकसीम होती है सूबों को, जैसे पाकिस्तान में है फेडरेशन,
नाम की कह लें, ठीक है, लेकिन फेडरेशन है। इसी तरह से जो यूनिटरी फॉर्म है उसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। तो ये जो पावर की डिवीजन है ये वापस चली जाती है, ये तकसीम नहीं होती। तो कोलंबिया के अंदर भी एक ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप टाइप का रूल है, ठीक है। और यहाँ पे भी इनको थ्रेट क्या दिया जा रहा है जी, ड्रग्स आप सप्लाई कर रहे हैं, जो इस टाइम पे बहाना बना हुआ है कि वेनेजुएला ड्रग्स अमेरिका को देता है। भाई तो आप अपने बॉर्डर को सिक्योर करो ना, वेनेजुएला देता है तो हद हो गई है। आइडियोलॉजी इनकी प्रॉब्लम है क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट में आइडियोलॉजी है, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में है, ठीक है। और रीजनल अपोजिशन है कि भाई रीजन के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है तो ये नहीं मानते अमेरिका के इन्फ्लुएंस को, तो जो नहीं मानता वही टारगेट है, समझ रहे हैं। सो इसलिए जो है ये कंट्री यहाँ पे है साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। और इसको जो है वो अब टारगेट करने का कहा जा रहा है। और यूएस जो है वो ये कह रहा है कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इसको अपना फ्रेंड नहीं समझता और ये बहुत बैड है। ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं जी, ही इज नो फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज वेरी बैड, अंदाजा करें, एंड ही इज गॉट टू वॉच हिज एस, समझ रहे हैं? तो इस तरह की लैंग्वेज यूज की तो बेसिकली अब यानी उनका नंबर आएगा, समझ रहे हैं। तो कोलंबिया को ये कहा जा रहा है कि भाई कोलंबिया जो है वो बहुत सिक है और उसको जो चलाने वाला शख्स है वो भी बीमार है, दिमागी बीमारी होती है ना, तो एक लीडर यानी कि मजाक उड़ाए एक तरह से लीडरशिप का कि भाई किस तरह की लीडरशिप है कि पहले मजाक उड़ाओ और उसके बाद जो है। तो आगे से जो कोलंबिया है उसने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे, हमारी सुवरेनिटी को पामाल करने की कोशिश करेंगे, तो जो जगवर है वो जाग जाएगा और उसके बाद फिर जो है ये वॉर है, तो हम तो जंग करेंगे आगे से, यानी हम बैठेंगे नहीं वेनेजुएला की तरह, हम आगे से जंग करेंगे। तो ये पहला टारगेट है। और जो कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको टारगेट किया जा रहा है कि भाई वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक्स की गई ड्रग्स का नाम लेके कि भाई अब यहां पे भी कहा जा रहा है वो सप्लाई करता था, उसको अगर हमने टारगेट किया तो आपको भी करेंगे, आपको क्यों छोड़ें, आप हमें ड्रग्स क्यों सप्लाई कर रहे हो अमेरिका को, तो ये बहाना बनाया गया। टारगेट 2 की बात करें तो टारगेट 2 क्या है जी, क्यूबा, ठीक है। क्यूबा जो है उसको कहा गया कि भाई आप भी जो है वो हमारे हिट लिस्ट में हो, तो आपके अंदर भी जो है गवर्नमेंट ठीक नहीं है। अब देखिए ये तो है अमेरिका और ये इसके साथ जो है वो क्यूबा है यहाँ पे कैरेबियन के अंदर, ठीक है। और क्यूबा खास करके आपको पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी आपको याद होगा 1960s का, तो बेसिकली ये रशिया का एक पार्टनर भी आपसे कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। जो कोलंबिया है वहां पे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कहने को ये है लेकिन गवर्नमेंट मौजूद है डेमोक्रेटिक, लेकिन यहाँ पे एक सोशलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट है, तो इनकी आइडियोलॉजी खास करके काफी ज्यादा थ्रेट है कि भाई कल को रशिया इसके साथ मिलके यहाँ पे जो है दोबारा से डिप्लॉयमेंट करे और मेरे बॉर्डर को इंसिक्योर करे और रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो इसका कम करने के लिए। तो ट्रम्प साहब ने इसके हवाले से भी बात की है और मार्को रूबियो जो है उनका भी यही कहना है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो क्यूबा जो है वो उसको समझते हैं कि भाई क्यूबा जो है उसको हमें टारगेट करना है। जबकि आगे से क्यूबा ने क्या कहा जी, उनके प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप जो है वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारे लिए दो ही ऑप्शन है, या मर जाओ या फिर जो है वो जीत जाओ, सिंपल, ठीक है। तो हम सर्वाइव सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ट्रम्प जो है वो क्यूबा के ऊपर, आपको पता है उनकी पॉलिसीज जो है वो कभी कहते हैं हम इनको छेड़ेंगे कभी नहीं, यानी एक मोब जिस तरह से ईरान के साथ उन्होंने किया ना कि हम करेंगे नहीं करेंगे और अचानक से कर दिया, तो इस तरह की पॉलिसी है कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू फॉल, कि ये जो गवर्नमेंट है क्यूबा की ये भी गिरने लगी है। तो कौन गिराएगा, यानी रिजीम चेंज कौन करेगा, रिजीम चेंज अमेरिका करेगा, वही सीआईए वही ऑपरेशन होगा। टारगेट थर्ड की अगर हम बात करें तो टारगेट थर्ड क्या है जी, मैक्सिको। अब इन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो चलें समझ आती है, और मैक्सिको जो है वो तो अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है, और वो इन कंट्रीज से बेहतर भी है। तो मैक्सिको को भी जो है डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके बॉर्डर से हमें इनसिक्योरिटी है, ड्रग्स आते हैं, तो आप भी जो है ड्रग ट्रैफिकिंग करते हो, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैक्सिको को भी कहा गया कि भाई वो भी जो है वो जाने लगा या उसकी गवर्नमेंट भी जाने लगी है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक नई टाइप का इंपीरियलिज्म है जिसमें ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वहां पे जाके कब्जा करके बैठ जाएगा, जैसे आपने देखा इराक के अंदर उसने किया कि वहां पे फोर्सेस भेज के तो वहीं बैठ गए। लेकिन अब ये है कि अब इनको कंट्रोल जो है वो खुद से ही करेगा, समझ रहे हैं ना, कि वो गवर्नमेंट यहाँ पे रिजीम चेंज करके लेके आएगा जो इसको सपोर्ट करें, जो इसके आइडियाज को सपोर्ट करें। तो मेक्सिको जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। जबकि मेक्सिको जो है उनके ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अगर इस तरह का कुछ भी किया, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, तो आप कुछ भी करेंगे तो हम उसको एक वॉर कंसिडर करके हम आपको आगे से रिस्पॉन्स करेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जी, एक तो यहाँ पे जो थ्रेट वेक्टर है उसकी बात करें तो ड्रग ट्रैफिकिंग है और कार्टेल सुवरेनिटी है, कि भाई ये पूरा जो है वो पूरा इनका जो इकोनॉमी है वो बेस करती है ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से हमें इससे नुकसान है। तो ट्रम्प जो है वो आपको पता है मैक्सिको को तो बार बार वो टारगेट करते ही हैं कि भाई मैक्सिको जो है वो हमारा ही हिस्सा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है ईरान, ठीक है जी। नंबर 4 पे जो है बेसिकली ये है, तो नंबर 1 टारगेट, तो नंबर 4 पे वो क्या है जी, ईरान है। अब ईरान से आपको पता है शायद अमेरिका को इतना प्रॉब्लम ना हो जितना ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इसराइल को है।
और लास्ट ईयर आपने सब देख लिया, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो है वो अमेरिका या इजराइल को जो है प्रॉब्लम यही है कि जो ये गवर्नमेंट है ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे जो इस्लामिक सिस्टम है वो इस्लामिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक सिस्टम उन्हें सूट नहीं करता। समझ रहे हैं ना? सो उन्होंने लास्ट टाइम कोशिश की भरपूर तरह से कि भाई किसी तरह से शहीद किया जाए उनके इमाम को, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और एक रिजीम चेंज हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सीआईए क्या करवा रही है जी, सीआईए ने वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा दी है कि भाई मुल्क के हालात खराब हैं। हालांकि आपने देखा कि डॉलर कहां पहुंच चुका ईरान के अंदर, वहां के हालात वाकई में खराब है, लेकिन अब ये है कि वहां पे ये प्रोटेस्ट और इस तरह के मामला चलाए जा रहे हैं जिसमें आपने देखा कि 6 से 10 लोग जो है वो मारे भी गई हैं, और अमेरिका को उसका बड़ा बड़ा दर्द है। वो जितने मर्जी मारे, 250-300 तो उसने वेनेजुएला के अंदर मार दिए, ठीक है, जो ऑपरेशन हुआ। तो इन्होंने 6 क्यों मार दिए? अब वो कह रहे हैं भाई ज्यादा अगर आप लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर तशद्दुद करेंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, तो हम यहाँ पे आएंगे। तो वो वायलेशन यहाँ पे जो पाकिस्तान में हो रही है वो तो शायद उस तरह से, क्योंकि वो मर्जी से हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि भाई जो है वो आप लोगों को क्यों मार रहे हैं, आपका राइट नहीं है, तो हम यहाँ पे आएंगे। तो ईरान इनका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है कि यहाँ पे रिजीम चेंज करना है, खास करके इस्लामिक जो इनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करना इनका मेन टारगेट है। चाहे आज करें, साल बाद करें, 10 साल बाद करें, यही इनका टारगेट है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए जिसको कंट्रोल करना आसान हो, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हो और ये इस्लामी ना हो जिसको वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लास्ट ईयर ऑलरेडी 2025 के अंदर यहाँ पे वो अटैक कर चुके हैं इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम के ऊपर, रीजनल पावर के ऊपर, और ठीक है, और इंटरनल अनरेस्ट के ऊपर कि भाई आप देखें आप जो है वो आपके मुल्क में हालात कैसे हैं। जबकि ईरान आगे से साफ कह चुका है, और आप देख रहे हैं बयानबाजी दोबारा से इनके बीच में चल रही है कि भाई अगर आप अटैक करेंगे तो उसके के तौर पर हम क्या करेंगे कि भाई जितनी भी बेसिस यहाँ पे मौजूद है मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है, आपने देखा लास्ट टाइम उन्होंने कतर की एयरबेस को टारगेट किया था, तो जितनी बेसिस मौजूद है उन्होंने कहा कि भाई चाहे वो हमारे रीजन के अंदर है या दुनिया में कहीं पे भी है, वो सब हमारे टारगेट होंगे। यानी एक थ्रेट यहां पे भी बना के अमेरिका जो है उसने रखा हुआ है। और नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो वो है जी ग्रीनलैंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, मैंने आपको बताया, एक ईरान है, एक ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के भी हाई चांसेस हैं कि अमेरिका यहां पे कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ करे, और ये ग्रीनलैंड इसका सबसे सेंसिटिव टारगेट है। ईरान तो है ही है, लेकिन ईरान तो आपको पता है उसके जो हालात हैं और जो मुस्लिम वर्ल्ड के हालात हैं, तो शायद किसी के अगर वो आ भी जाता है तो कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, इवन पाकिस्तान समेत किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ठीक है भाई, ईरान में आया, बात खत्म है, हम तो सेव है ना, यही कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पहले भी कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो तकसीम है, उनमें तो शर्म जो है वो मर चुकी, गैरत मर चुकी, जो गजा के ऊपर आप देख चुके हैं, ठीक है, जो हालात बने हैं 70,000 वहां शहीद करके। तो बेसिकली यूरोपियंस का टेस्ट यहां पे है, ठीक है, कि ग्रीनलैंड जो है उसको लेके अब यूरोप जो है वो सारा इकट्ठा हुआ हुआ है, और वो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता भाई, ग्रीनलैंड पे आप नजर नहीं रख सकते। और ग्रीनलैंड इसलिए बहुत सेंसिटिव है कि ग्रीनलैंड पे अगर ट्रंप आता है तो ये एक बहुत बड़ी जो है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा कि यूरोप और अमेरिका ने तकसीम हो जाना है, जाहिर बात है। और वहां पे वो जो उनकी अलाइनमेंट थी 1948 के बाद, आपने नेटो के अंडर देखी है, वो सारी चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जो है वो 66 जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे उन्होंने आउट कर दिया अमेरिका को, जिसमें खास करके जो क्लाइमेट का इनिशिएटिव था, ठीक है जी, क्लाइमेट चेंज का जो ये पूरा 1990 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो इसको बेसिकली उन्होंने इससे भी विड्रॉ कर लिया अमेरिका ने, क्योंकि वो तो ऑयल एंड गैस पे अपनी इकोनॉमी और बिजनेसमैन और वही सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो कह रहा है भाई कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, तो अमेरिका ने यानी कि क्लाइमेट चेंज से विड्रॉ कर लिया। तो अब ग्रीनलैंड जो है उसको टारगेट किया जा रहा है कि भाई हम ग्रीनलैंड जो है ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको हासिल नहीं करेंगे तो रशिया यहां पे कब्जा कर लेगा, चाइना की शिप्स यहां पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रशिया और चाइना यहां के बैठेंगे तो हमें थ्रेट होगा, अमेरिका का ये कहना है। सो इसलिए हम ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे। जबकि इसके ऊपर जो है आपको पता है आगे से रिस्पॉन्स भी आया, ठीक है, कि भाई ये जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज आप इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, और ऊपर से जो है यूरोप ने खास करके आपने देखा स्टेटमेंट्स दी हैं, यूरोप के सारे कंट्रीज ने पूरे का पूरा जो है वो एक आप कह लें कि मुश्तरका एक एलामिया जारी किया कि भाई ग्रीनलैंड को आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए, ये एक सॉवरेन कंट्री है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे से जो है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी एलाइज आपस में ही लड़ पड़े हैं, समझ रहे हैं ना, कि आपस में ही लड़ पड़े हैं यूरोप और अमेरिका। और अगर ट्रंप ऐसा करता है तो यूरोप और अमेरिका जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई जो नेटो के पुराने हेड हैं वो ये कह चुके हैं, फॉर्मर जो उनके हेड रहे हैं, कि भाई फ्यूचर के अंदर यूरोप को जो है वो अमेरिका से वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए अगर ग्रीनलैंड की डिमांड होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डोमिनो इफेक्ट है भाई, ये ग्रीनलैंड है, उसके बाद बाकी कंट्रीज भी हैं, और दूसरा ये तो प्रोटेक्ट करना है इन्होंने यूरोप को, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, जबकि ट्रंप जो है वो उसके पीछे पहले से ही पड़ा हुआ है। जब वो अपना सेकंड टर्म में आया था तो उस टाइम पे उसने कह दिया था कि भाई ग्रीनलैंड मुझे चाहिए।
तो ये टारगेट्स हैं। अब इन टारगेट्स का जो पैटर्न है अगर उसकी बात करें तो क्या पैटर्न यहां पे अपनाया जा रहा है, किस डॉक्ट्राइन के तहत, ठीक है, टैक्टिक्स क्या यूज की जा रही हैं कि भाई टारगेट किया जा रहा है जी पर्सनल रेटरिक को, यहां पे कोई ना कोई जो है वो जो लीडर है उसको टारगेट किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना कि भाई मुझे मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो लीडर यहां पे रूल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वेनेजुएला का सदर ठीक नहीं था, मेड्रो साहब, कोलंबिया का ठीक नहीं है, ठीक है, इसके अलावा ईरान में जो लीडरशिप का स्टाइल है वो ठीक नहीं है, तो इनका मजाक उड़ाना ये इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे पेट्रो को कहा गया कि भाई ये एक सिक मैन है, ठीक है, मरीज आदमी है। उसके बाद दूसरा क्या है जी, लेवरेजिंग इंटरनल इंस्टेबिलिटी, कि पुश क्या चीज कर रही है, देखो भाई उस मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है, तो वो तो एक इंटरनेशनल पीस के लिए, ग्लोबल पीस के लिए एक थ्रेट है, तो उसको कहा जा रहा है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी जा रही है ईरान की और मेक्सिको की, कि भाई ईरान जो है वो आप देखें वहां पे हालात कितने संगीन हैं, और वो पूरा जो है अगर न्यूक्लियर बना लेगा, न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो तो बहुत ज्यादा खतरा होगा अमन के लिए। इसी तरह से मेक्सिको में क्राइम बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका को बहुत ज्यादा थ्रेट है। इसके अलावा एम्बिगुअस थ्रेट्स जो है वो भी मौजूद हैं, जैसे क्यूबा को जो है वो ढके छुपे अंदाज में दिया जा रहा है कि भाई हम आप पे अटैक करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो पहले से ही इन रीजन्स के अंदर जो है मौजूद है, आप देख लें। और फॉरेन पॉलिसी के साथ लिंक किया जा रहा है जी डोमेस्टिक कंसर्न्स को, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका को नुकसान होगा, समझ रहे हैं, अमेरिका की मोनोपोली नहीं रहेगी, और इस तरह की जो है बातें की जा रही हैं। तो अब ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी जो है अगर उसकी बात करें तो बेसिकली अब वो यही है कि अब दुनिया में अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस वापस लेके आना है, ठीक है, यही जो डिकेड है, ऑलरेडी आपको पता है जी 2022 की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, अमेरिका के अंदर। तो ये नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, इसके अंदर ये तय किया गया था कि भाई ये जो डिकेड है 2022 का, ये एक डिसाइसिव डिकेड है, यानी ये तय करेगा कि इस डिकेड के बाद 2030 के बाद दुनिया में किसकी मोनोपोली होगी, क्या चाइना की मोनोपोली होगी या अमेरिका की होगी, क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट चाइना को ही समझता है, समझ रहे। तो ये उस टाइम पे उन्होंने तय किया, और इस वजह से इन्होंने अपना जो बजट है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, 4 टाइम्स चाइना के बजट है अमेरिका का, अमेरिका की मिलिट्री का। तो अपने बजट को इंक्रीज किया 2022 के बाद इन्होंने, और सिर्फ इसलिए इंक्रीज किया कि भाई अब हमें जो है वो इस 2030 तक, यानी कि जो है हमें ये सोचना है या हमें ये तय करना है कि हमें आगे अपनी मोनोपोली कायम रखनी है या फिर चाइना के पास ये कंट्रोल चला जाएगा। तो इस डिकेड को, यानी 2020 से 2030 तक का जो टाइम पीरियड है, ये क्या है, ये बेसिकली एक डिसाइसिव डिकेड है कि ये तय करेगा कि दुनिया पर रूल किसका होगा। तो इसलिए अमेरिका शायद जो है वो अपनी इस पॉलिसी को लेके एग्रेसिव है कि भाई अगर जो है, हालांकि बाइडेन एरा में बनाई गई थी कि भाई अगर हम जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जारी रखना चाहते हैं तो इन कंट्रीज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। और ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भाई ये जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है बेसिकली ये फोकस किस चीज को कर रही है, ये क्या कर रही है जी, ये प्रेशराइज किया जा रहा है ना कि आप इनकी बातें माने, यानी अमेरिका जिस मुल्क को जो कहे, इनको एग्जाम्पल सेट करके जिस मुल्क को जो कहे वो माने, क्योंकि भाई देखो उसके साथ किया, उसके साथ किया, तो ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने वाली बात है, समझ रहे हैं ना। जैसे क्लास में टीचर एक को थप्पड़ मार दे तो सबके लिए एक मैसेज है कि भाई अब तो चुप कर जाओ, समझ रहे हैं। तो ये वही है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी एक को टारगेट करके कह दिया जाए, अब कोई दूसरा बोला, जैसे आपको पता है हमारे मीडिया के हालात है, तो मीडिया में यही है कि किसी एक को टारगेट करके उसके बाद सबको एग्जाम्पल बना दिया कि भाई देख लो उसको किया तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो ये मॉडल है एक अमेरिका का। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं ये बेसिकली, तो आपको पता है 4 टारगेट जिनमें से एक अचीव उसने कर लिया, ये तो साउथ अमेरिका के हैं, ठीक है। अमेरिका शायद में भी अगर इन पे अटैक करता है तो एक नया मैप जो है वो आपको देखने को मिले। इसी तरह से ग्रीनलैंड के ऊपर भी अगर वो आ जाता है तो आपको इस तरह का कोई अमेरिका जो है देखने को मिलेगा, एक बहुत ही बड़ा अमेरिका जो है फैला हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। और ईरान जो है वो उसका सिर्फ दिलचस्पी इसी वजह से है कि यहाँ पे भाई इसराइल है और उसने जो है फुल टाइम इसको प्रेशराइज किया हुआ है कि इसका कुछ किया जाए, समझ रहे हैं। तो इस पे यही है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई अगर मुझे वॉर ना भी करनी पड़े लेकिन मैं अपनी पावर शो कर दूं, ताकि जो है फ्यूचर में जो है मेरे लिए मुश्किलात ना हो, यानी कि अपनी वो जो कहेगा उसको मान लिया जाए, क्यों कि भाई वो अमेरिका है, जैसे हमने 9/11 में मारा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर